डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या, पहले समझो। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इज द एडवांस वर्जन ऑफ सेल्स। ये क्या है? ये सेल्स का एक एडवांस वर्जन है। जैसे मार्केट में दुकानदारी है, जैसे मार्केट में मॉल्स है, जैसे मार्केट में फ्रेंचाइजी सिस्टम चलता है, वैसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी बेचने का एक एडवांस वर्जन है। बात समझ में आ रही है? शुरुआती दुनिया जब शुरू हुई तो लोग क्या प्रोडक्ट बेचा करते थे घर घर जाके। फिर थोड़ा और डेवलपमेंट आया, बाजार सिस्टम आया। बाजार सिस्टम में सारे लोग इकट्ठा होके एक दूसरे का प्रोडक्ट बेचा करते थे। थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ तो आया फ्रेंचाइजी सिस्टम। माल बना रहा है कोई और, पूरे वर्ल्ड के अंदर फ्रेंचाइजी सिस्टम चलना शुरू हो गया। लेकिन विश्व में सेल्स इंडस्ट्री, बिजनेस इंडस्ट्री का एक ही लक्ष्य होता है, अपने सेल्स और प्रॉफिट को बढ़ाना है। ये दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं उनका सिर्फ फोकस इतना ही होता है, अपने सेल्स और प्रॉफिट को। और सेल्स और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए लोग अलग अलग तरीका अपनाते हैं। कोई दुकान खोलता है, कोई फ्रेंचाइजी करता है, कोई ऑनलाइन माल बेचता है, कोई एडवर्टाइजमेंट करवाता है, कोई फेसबुक पे डालता है, कोई यूट्यूब से एडवर्टाइजमेंट करवाता है, कोई बड़े बड़े होर्डिंग लगाता है। लेकिन सबका मोटो एक ही है, क्या? सेल्स और प्रॉफिट को बढ़ाना। तो आज से लगभग 70-75 साल पहले कुछ जो बिजनेसमैन थे उन लोगों ने एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने बोला कि आज तक दुनिया में हर कोई अगर कोई प्रोडक्ट यूज करता है तो रिकमेंड जरूर करता है। जैसे आप कभी मार्केट में जाते हैं, आप 4 दोस्त बैठ के किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं और आपने ऑर्डर किया कोका कोला, लेकिन एकाएक आपने स्प्राइट का ऐड देखा। क्या कभी ऐसा हुआ कि ऐड देखने के बाद आपको मन किया करे भैया कोका कोला हटा स्प्राइट पीते हैं? नहीं हुआ ऐसा। यानी ऐड से कभी सेल्स में बदलाव नहीं आता। लेकिन आपके 5 दोस्त में से कोई एक ऐसा दोस्त है जो खड़ा होकर बोल दिया करे भाई ऐसा है यार, कोका कोला पी के ना अपन थक गए हैं, ऐसा करते हैं आज ना स्प्राइट ऑर्डर कर लेते हैं। और उस दोस्त की बात पे आपने ऑर्डर चेंज कर दिया। ऐसा किया नहीं किया? यस या नो? यानी आज तक जो रिकमेंडेशन होती है, जो पीपल्स माउथ रिकमेंडेशन होती है, वो दुनिया का सबसे फोर्स सेल होता है। 100% फोर्स सेलिंग होता है वहाँ पे। अगर आपने किसी को रिकमेंड कर दिया अपनों को, तो बंदा कन्वर्ट हो या ना हो, आपके रिकमेंडेशन में कन्वर्जन जरूर होता है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा था कि चूंकि फोर्स सेल से, रिकमेंडेशन की सेल पे सेल कन्वर्ट तो होता था लेकिन सेल फाइनल कभी नहीं होता था, क्योंकि जिसने रिकमेंड किया वो कभी ले जाके माल तक पहुंचाता नहीं था। तो कई बार आधा रास्ते पे ही जो सेल था वो कन्वर्ट फिर से चेंज हो जाता था। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां से सेल्स और प्रॉफिट दोनों को ग्राउंड लेवल पे लाया जाए। ऐसी सोच चल रही थी बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों की। और इसी सोच के साथ 1942 में एक कंपनी थी कैलिफोर्निया की जो परफ्यूम बनाती थी। उसने एक नया कॉन्सेप्ट मार्केट को दिया कि हम एक ऐसा बिजनेस बनाते हैं जहां पे लोग प्रोडक्ट को माउथ टू माउथ रिकमेंडेशन से बेचेंगे, और अगर रिकमेंडेशन से पैसे आएंगे तो रिकमेंड करने वालों को भी पैसे मिलेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बनाया किस लिए गया था? ये एक एडवांस वर्जन बनाया गया था सेल का। तो कुछ लोगों ने सुना, वो परफ्यूम बनाने वाली जो कंपनी थी उसने बोला हम एक नया कॉन्सेप्ट मार्केट में देते हैं कि क्यों ना जो लोग हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करते थे उनको एक मौका दिया जाए कि अगर आप सेल तक पहुंचा देते हो प्रोडक्ट को तो उसकी कुछ इनकम आपको दे दी जाएगी। तो चूंकि एक इंसान डायरेक्टली प्रोडक्ट को सेल कर देता है, इसलिए इसका नाम हुआ डायरेक्ट सेल, MLM इसलिए इसको बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन कॉन्सेप्ट तो मेन यही था मेरे दोस्त कि एक अच्छा प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी के साथ मार्केट में बेचना। यह कॉन्सेप्ट 1943, 1945 के दशक में हाईलाइट होना शुरू हुआ। इंटरनेशनल जब भी कोई चीज़ मार्केट में नया आता है लोग उसका विरोध करते हैं। जैसे पहली बार कंप्यूटर आया तो यहाँ पे खूब हंगामे हुए, रोजगार छिन जाएगा, लोग मर जाएंगे, ऐसी बातें आ रही थी। लेकिन कंप्यूटर आने से रोजगार बढ़ा या छीना? बढ़ा। तो वैसी जब ये इंडस्ट्री मार्केट में आई तो लोगों ने बहुत सारे हाले हंगामे किए, लेकिन धीरे धीरे ये इंडस्ट्री जब सरकार ने समझने की कोशिश करी, इस इंडस्ट्री का प्रारूप देखा तो इंटरनेशनल मार्केट में इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज हुई। लेकिन हम हिंदुस्तानी तो हमेशा लेट चलते हैं। इंडिया में ये इंडस्ट्री आई 1995, 1996 के दशक में। जब ये कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में आया तो कॉन्सेप्ट बड़ा सीधा था मेरे दोस्त, एक अच्छा प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी के साथ मार्केट में बेचना। हाँ या ना? इंडिया इज द वेरी गुड मार्केट फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान में सबसे खास बात क्या है? हिंदुस्तान की पॉपुलेशन।
तो ये इंडस्ट्री इंडिया में जब आई 1995-1996 के दशक में, तो इस इंडस्ट्री का एक्चुअल रूप हिंदुस्तान के अंदर आया था। अब इंडिया गुड मार्केट इसलिए बोला जाता था क्योंकि इसमें पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इंडिया के लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, और इस इंडस्ट्री में इमोशन से क्या होता है, रिकमेंडेशन अच्छा होता है, प्रोडक्ट अच्छा बिकता है। तीसरा, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो बेरोजगारी ज़्यादा है तो अपॉर्चुनिटी देता है डायरेक्ट सेलिंग, तो अपॉर्चुनिटी था, इसका मतलब ये भी था, प्लस हमारे लिए एक अच्छा स्कोप था। लेकिन एक चीज़ की कमी हिंदुस्तान में शुरुआत से रही, दैट इज़ कॉल्ड लैक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की कमी रही। तो जब ये कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान के अंदर आया, तो चूंकि एजुकेशन की कमी थी, लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो इस कॉन्सेप्ट को कोई पकड़ नहीं पाया। तो इंडस्ट्री शुरुआती दौर में ना रिजेक्शन फेज में चला गया। तो पहले पैसे कैसे निकलते थे, पहले डीडियाँ कैसे निकलती थी, यार मैंने काम शुरू किया, मेरे देख 10,000 का चेक, अगर मेरे आए तो तेरे भी आएंगे। तो बंदे पैसे दे दिया करते थे, वो कुछ सोचते नहीं थे, वो पैसे दे दिया करते। पहले डीडी ऐसे निकलता था, पहले लोग ज्वाइनिंग ही ऐसे करते थे। हिंदुस्तान में ज्वाइनिंग कैसे निकलता है, लपेट से, चपेट से और पेट से। कैसे निकलता है, लपेट से, चपेट से और पेट से। लपेट का मतलब है कि कोई मेरा अगर दोस्त है, तो मैंने ट्रेनिंग अटेंड किया, 10 कदम ट्रेनिंग, अब मैं यहाँ से निकलते अपने दोस्त के पास जाऊंगा, और भाई कैसा है तू, अरे मेरा जिगर का टुकड़ा आजा, कैसा है भाई, बढ़िया, अच्छा क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा हूँ, अच्छा दोस्त एक चीज बता, हम दोनों भाई साथ में पढ़े लिखे हैं कि नहीं, दोनों ने अच्छे बुरे काम साथ में किए नहीं किए, आज तेरे दोस्त को तेरी जरूरत है, तू बता साथ देगा नहीं देगा, देगा, चल निकाल 14,000 रुपये। ना प्लान बताया, ना कॉन्सेप्ट समझाया, ना प्रोडक्ट समझाया, क्या बोला, तो भाई है ना, निकाल। तो भाई कैसे आ गया, लपेट से। कैसे आ गया, लपेट से आ गया। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। इसको बोलते हैं इमोशन की ज्वाइनिंग। याद करो, जब पहली बार आपको किसी ने नेटवर्किंग में लाया था, ऐसी लपेट चपेट मारा होगा, तुम्हें भी समझ में नहीं आया था नेटवर्किंग, हाँ या ना। कोई इंसान ऐसा है जो अपने मामे के पास पहुंच जाता है, मामा जी आशीर्वाद चाहिए, क्यों, भांजा कैरियर बनाना चाहता है। अब हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा मामा है जो अपने भांजे की कैरियर बनाने के लिए मना कर देगा, क्या बोलेगा मामा, बिल्कुल बोलने यार, क्या बात है, तो मामा जी आपका आशीर्वाद चाहिए, बोलो क्या चाहिए, निकालो 14,000 रुपये। तो मामा कैसे आ गए, दोस्त आया लपेट से, मामा आए चपेट से, और तीसरे आते हैं पेट से। नालायक थे, किसी काम के नहीं थे, तो किसी ने जाके बोला भैया 16,000 लगाने हैं, 2 बनाने और 70 करोड़ कमाने हैं। तो उसने अपनी बुद्धि लगाई, बोला यार 16,000 ही तो लगाने हैं, 2 ही तो बनाने हैं, तो एक चुन्नू को पकड़ेंगे, एक मुन्नू को पकड़ लेंगे, वो तो मेरा है ही दोस्त, 2 ही तो बनाने। अच्छा 16,000 अगर चले भी गए, तो आज के रेट में कौन सा ऐसा इंसान है जिसके 16,000 रुपये पॉकेट से गिर गए तो सुसाइड कर लेगा। तो उसने ये सोचा भैया मुनाफे का सौदा है, कोई नुकसान है नहीं, उतने का माल मिल जा रहा है, कोई लॉस है नहीं, लगा दो। तो तीसरा बंदा कैसे आ गया, पेट से। तो एक आता है लपेट से, दूसरा आता है चपेट से, और तीसरा कैसे आता है। और आप सब पहली बार याद कीजिए, पहली बार जिस भी कंपनी में आप गए थे, पहली बार जब आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया होगा, यही तीनों फार्मूला आप पे लगाया होगा किसी ने, लपेट चपेट और, सच बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, कितने लोग लपेट चपेट पेट से ज्वाइन हुए थे पहली बार, हुए थे नहीं हुए थे, हाँ मुझे पता है। तो हिंदुस्तान में मैक्सिमम, मैं भी ऐसी आया था, मुझे भी पहली बार ना, मेरा कोई रिलेशन में आता था, उसका दोस्त था आर्मी का, तो उसने पकड़ के मुझे लपेट दिया था इमोशन में, तो मैं जुड़ गया। तब मुझे बाद में समझ में आया कि अरे भाई तो जोड़ने वाला सिस्टम है, मैं फंस गया। तो आते हम क्या है, लपेट चपेट पेट से। हमें कोई एजुकेशन होती नहीं है, लोगों के पास एजुकेशन थी नहीं। 1995 1996 के दशक में जब लोग डायरेक्ट सेलिंग में आए थे, तो लोगों ने अपनी बुद्धि लगानी शुरू करी।
तो पहले जो कंपनियां मार्केट में आई थी उन लोग क्या करती थी, अच्छी प्रोडक्ट मार्केट में देती थी, यानी एक्चुअल जो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड लेवल पे चल रहा था वही दिया करती थी। लेकिन बाद में ये जो लोग लपेट चपेट से आए थे, थोड़े काम करने के बाद जब इन्होंने पैसे कमाए तो इन्होंने अपनी बुद्धि लगानी शुरू करी। और हिंदुस्तानी किसी चीज़ में माहिर हो या ना हो, डुप्लीकेशन में, कॉपी करने में माहिर होते हैं, हाँ या ना। आप बिहार बोर्ड देखो, मैक्सिमम कॉपी करके पास होंगे। यूपी बोर्ड देखो, मैक्सिमम कॉपी करने में हिंदुस्तानी कैसे होते हैं, नंबर वन होते हैं। एक बार चाइना ने सोचा कि मैं दुनिया की सबसे बेस्ट चीज़ बनाता हूँ, तो उसने पतला सा नीडल बनाया। क्या बनाया? एक पतला सा नीडल बनाया, और पतला सा नीडल बना के उसने दे दिया। पतला सा नीडल लोगों को बनाया, बहुत छोटी सी मेटल, दुनिया की सबसे छोटी सी मेटल नीडल बनाया उसने उठाया, यूएस को दे दिया। यूएस ने बोला यार इसमें अपना दिमाग लगा देते हैं। उसने क्या किया, उसके एक साइड को शार्प बना दिया। एक साइड को क्या किया, शार्प बना दिया। वो सुई जैसा हो गया, बिल्कुल दबा देने के बाद चुभ जाता था। उसने बोला यार तो बहुत अच्छा हो गया। फिर उसने दे दिया चाइना को बोला इसमें कुछ करो तुम। चाइना उठाया और उसने चारों तरफ देखा, रिसर्च किया, बोला इसमें और कुछ हो नहीं सकता है, हम इतना ही कर सकते हैं कि इसके पीछे वाले पार्ट में मेरे पास इतना छोटा ड्रिल मशीन है कि इसमें हम छेद कर सकते हैं। तो उसने अपना ड्रिल मशीन निकाला और उसमें छेद करके दे दिया। अब लास्ट में किसको दिया गया, इंडियन को। अब इंडिया वाले तो भाई कॉपी में बहुत माहिर होते हैं। इंडिया वाले साइंटिस्टों ने देखा, बोला भाई इतनी बात है। तब तक इंडिया के एक साइंटिस्ट था, टेबल में लग के उसका जो सूट था वो फटा हुआ था। उसने देखा और देखते ही उसको एक दिमाग में बात आई। उसने एक धागा उठाया, उसके पिछवाड़े में घुसेड़ा और उससे उसके सिलाई करी और उसमें ठप्पा लगा दिया मेड इन इंडिया, सुई धागा, मार्केट में बेच दिया। तो कॉपी करने में क्या थे अपन लोग, नंबर वन। तो कॉपी तो किया लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट कॉपी नहीं हुआ। लोगों ने देखा कि जब मैं किसी को बोलता हूँ प्रोडक्ट लो तो बड़ा कष्ट होता है, लेकिन मैं किसी को बोलता हूँ इस प्रोडक्ट से तेरे घर में करोड़ रुपए इनकम आएगी, तुरंत खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, कुछ घटिया लोग जो थे इस इंडस्ट्री के, उन्होंने कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। और उन्होंने मार्केट में कॉन्सेप्ट क्या डाल दिया, लोगों ने मार्केट में कॉन्सेप्ट डाला, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी बेचने का बिजनेस है। कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया, लोगों को अपॉर्चुनिटी बेचना शुरू कर दिया। और ये जो मार्केट में आज गंदगियाँ जोड़ने का बिजनेस, तोड़ने का बिजनेस, फंसने फंसाने का बिजनेस, ये सब जो नाम आप सुनते हैं मेरे दोस्त, ये नाम केवल इसलिए आप सुनते हैं क्योंकि इस बिजनेस को तोड़ने जोड़ने का सिस्टम बनाया गया 2000 के दशक में। लोगों ने क्या किया, लोगों को जोड़ना शुरू किया। अब देखो इसमें लॉस क्या है, अगर आपके साथ 100 लोग जुड़ते हैं तो अपॉर्चुनिटी केवल 10 लोगों को ही मिलेगा। तो 10% जो लोग थे उन्होंने पैसा कमाया क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी मिला, लेकिन 90% लोगों को क्या दिया गया, झूठे सपने, फेक प्रोडक्ट, नो नीड प्रोडक्ट, बिना मतलब के प्रोडक्ट, झूठे सपने, अनस्टेबल प्लेटफॉर्म। तो जो 90% लोग जिन्होंने कुछ नहीं कमाया, जिनको कोई अच्छा प्रोडक्ट भी नहीं मिला, उन्होंने मार्केट में लाके बोलना शुरू किया भैया मैं तो फंस गया। उन्होंने लाके मार्केट में बोलना शुरू किया भैया मैं तो उलझ गया। आप मुझे बताइए, अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ लोगों के फेल होने की वजह से इंडस्ट्री ख़राब होनी होती तो हर साल फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में लाखों युवा, सुंदर सुंदर मॉडल, सुंदर सुंदर हीरोइन जैसी दिखने वाली लड़कियां, जिम करके बॉडी बना के लड़के, सलमान खान, शाहरुख खान से अच्छी अच्छी बॉडी वाले लड़के हर साल लाखों की संख्या में मुंबई जाते हैं हीरो हीरोइन बनने। और हालत ऐसी होती है मेरे दोस्त, 10 साल घिसते हुए निकल जाता है। आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम तो सुना, लेकिन ऐसे कितने लाखों नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं जो पिछले 25 साल से आज भी मुंबई के गलियों में ना भटक रहे हैं। एक ऑफर मिल जाए, गए थे हीरो हीरोइन बनने, हालत ऐसी हो जाती है लोगों की कि मुंबई के चौराहे पे गोलगप्पे बेचना पड़ जाता है। तो क्या फिल्म इंडस्ट्री ने लाखों लोगों की करियर बर्बाद नहीं करी? तो हम लोग क्यों नहीं बोलते फिल्म इंडस्ट्री बेकार है, लोगों का करियर खराब कर देता है? सोचो, आज लाखों लोग बैट उठा के क्रिकेट मैदान में जाते हैं, बड़े बड़े एकेडमिक ज्वाइन करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं बड़े बड़े कोचिंग वाले को देके, कोच को देके, इस आस में कि मुझे भी नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने का मौका मिल जाता। करोड़ों लोग, करोड़ों स्टूडेंटों का कैरियर बैट पटकते हुए निकल जाती है। नेशनल में केवल 11 से 12 लोगों का सिलेक्शन होता है मेरे दोस्त। तो हम बोल सकते हैं ना क्रिकेट लोगों की बर्बादी की वजह है? तो क्यों नहीं बोलते? सोचो, क्यों नहीं बोलते? ये जितने भी चोर उचक्के हैं वो भी तो किसी ना किसी स्कूल में ही पढ़े होंगे,
तो आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? आप क्यों नहीं बच्चों को बोलते मत जाए स्कूल, स्कूल से तो चोर उचक्के निकलते हैं? क्योंकि कुछ लोगों की असफलताओं से दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म को नहीं आंका जाता, कुछ चंद लोगों की सफलताओं की वजह से प्लेटफॉर्म को आंका जाता है। फिल्म इंडस्ट्री इसलिए अच्छी है क्योंकि सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जैसे लोगों की सक्सेस की वजह फिल्म इंडस्ट्री बनी है। इसलिए आज भी फिल्म इंडस्ट्री को इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है। आज भी अपने बच्चों को, माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए स्कूल भेजते हैं क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स, इंजीनियर, अब्दुल कलाम जैसे लोग इन्हीं स्कूलों में पढ़ के निकले हैं। इसलिए उस आस से माँ बाप उन चंद लोगों की एग्जाम्पल की वजह से अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। आज महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, विराट कोहली जैसे इंसानों की कैरियर की वजह क्रिकेट इंडस्ट्री बनी है। इसलिए इंडस्ट्री को ख़राब नहीं बोला जाता। मेरे दोस्त, दुनिया के हर चीज़ों को चंद गिने चुने सक्सेस की वजह से अच्छा बोला जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी तो 10% लोग सक्सेसफुल थे। ये इंडस्ट्री बदनाम क्यों हुई? ये सवाल है। इसलिए बदनाम हुई क्योंकि इस इंडस्ट्री में गलत किया गया लोगों के साथ, आपको पता नहीं चला। ये मार्केट में जितने भी लोग हैं ना, इस इंडस्ट्री के बारे में अलग अलग डिफिनेशन देना शुरू कर देते हैं। एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग किसको बोलते हैं? बहुत ध्यान से समझना और तब कंपैरिजन करना और तब डिसीजन बनाना। एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है एक अच्छा प्रोडक्ट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ मार्केट में बेचना। उस प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए। तो अगर किसी को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होना है तो 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर है तो आप सफल हो सकते हैं, नहीं है तो नहीं हो सकते। ये बात किसी को नहीं बताया जाता। सबसे पहला, एक अच्छा प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, प्रोडक्ट में क्वालिटी होना चाहिए, प्रोडक्ट में रिजल्ट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो धंधा होगा, नहीं है तो नहीं चलेगा। लेकिन मेरा सवाल है, क्या सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट बेचने से सफल हो जाएगा? नहीं हो सकता। ये होटल है रमाडा, 35 करोड़ की होटल है, लेकिन इसके मालिक को कोई पैसे की प्रॉब्लम आ गई और उसने आपको बोला कि भाई साहब 35 करोड़ की होटल है, मैं आपको 5 करोड़ में दे दूंगा। मुझे बताओ ये फ़ायदा, ये जो सौदा है फ़ायदे का है नुकसान का है? लेकिन क्या ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है? क्या आपके पास 5 करोड़ है? फायदे का बिजनेस है, लेकिन फिर भी आपके किसी काम का। और अगर आप खरीदने चले गए तो 3-3.5 करोड़ में तुम हो जाओगे धराशायी। बैंक वाला अलग खींचेगा, होटल तो मिला नहीं तुम्हें। तो सबसे पहला होता है अच्छा प्रोडक्ट, फिर दूसरा होता है पे आउट सिस्टम। आप जिस भी संस्था में काम कर रहे हैं उसकी पे आउट सिस्टम कैसी है? अगर पे आउट सिस्टम स्ट्रांग है, जनरली आज मार्केट में, हिंदुस्तान मार्केट में क्या किया जाता है, लोग ना अपॉर्चुनिटी के नाम पे कुछ भी बेचवा देते हैं और पे आउट के नाम पे बंदर पकड़ा दिए जाते हैं, लालच दे दिए जाते हैं बस नॉर्मली। अब चूंकि आम परिवार, गरीब परिवार के लोग इस बिज़नेस में जुड़ते हैं तो उनके लिए 2 लाख 5 लाख रुपए नॉर्मल लगता है यार, बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन मेरे दोस्त, आप मुझे बताइए, ऑटो बेचो तभी 20,000 का कमीशन और ऑडी बेचो तभी 20,000 का कमीशन, तो हम ऑडी क्यों बेचें? क्योंकि ऑडी बेचेंगे तो लायबिलिटी भी तो आएगी, अगले को सर्विस रिस्पॉन्स भी तो देना पड़ेगा। तो फिर हम ऑटो क्यों बेचें? ऑटो भी क्यों बेचें? अगर 20,000 ही कमाना है तो फार्चून की दुकान चला के साबुन, तेल, निरमा, सरफ ना बेच लें, कम से कम लायबिलिटी तो नहीं रहेगी, हाँ या ना? लेकिन हिंदुस्तान में क्या किया जाता है, ऑडी बेचो तभी 5,000, 20,000 और ऑटो बेचो तभी 20,000 रुपये। पे आउट ऐसा होना चाहिए जो पे आउट में दम हो। आज हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनियों ने काम किया, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी बनाई और पे आउट सिस्टम को मार दिया। लोगों की पे आउट 6-6 महीने डिले कर दिए, लोग मरने शुरू हो गए। पे आउट सिस्टम के जो प्लान डिजाइन किया उसमें 20 से 30% का पे आउट डाल दिया, तो जो लोग कैरियर लगा रहे थे वो जीवन में कभी अच्छा पैसा कमाए ही ना। तो पहला एक अच्छा प्रोडक्ट, दूसरा एक अच्छा पे आउट, और तीसरा प्रोडक्ट और अच्छा पे आउट के बाद भी कैरियर नहीं बनती। तीसरी एक और चीज़ है जो आपको अच्छा होना चाहिए, दैट इज कॉल एजुकेशन। सीखना पड़ेगा। हम में से कोई भी MBA करके नहीं आया, हमारे में से कोई भी बाप दादाओं ने बिजनेस नहीं किया है जो हमें बिजनेस की वर्ड बता सके। तो इस बिजनेस में अगर हमें सफल होना है तो जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं उस कंपनी के पास एक अच्छी एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलरों को कंपनियों ने ना सेल्समैन बना के छोड़ दिया। ये बिजनेस था लोगों को बिजनेसमैन बनाने का, लेकिन क्या बना के छोड़ दिया गया? सेल्समैन बना के छोड़ दिया गया। सेल्समैन की एक लिमिटेशन है, वो 1 लाख तो कमा सकता है लेकिन जीवन में कभी भी 10 लाख नहीं कमा सकता। जैसे सेल्समैन जीवन भर काम करता है और जीवन भर पैसा कमाता है, जिस दिन वो काम छोड़ेगा उसके पैसे बंद हो जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री था बिजनेसमैन, पैसिव इनकम लेने का बिजनेस, लेकिन यहाँ पे क्या बना दिया गया?
सेल्समैन बना दिया गया। और फिर होता है एक अच्छा अपलाइन। ये चारों क्वालिटी अगर मेरे दोस्त आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मिल जाए तो मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ कि आपकी जीवन को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बदलने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यही इंडस्ट्री हमारे और आपके जैसे एक आम लोगों के जीवन में बदलाव करने के एकमात्र इकलौता प्लेटफॉर्म है। इस इंडस्ट्री में कोई रिकॉग्निशन पूछा नहीं जाता, इस इंडस्ट्री में कोई औकात नहीं पूछी जाती, इस इंडस्ट्री में किसी की कोई पर्सनल पहचान नहीं पूछी जाती, एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसी का नहीं पूछा जाता है। आपका अपलाइन सिर्फ एक ही सवाल आपसे करता है, क्या आपके सपने हैं? और अगर जवाब आता है यस तो वेलकम, और जवाब आता है नो तो वेलकम। यही तो बात होती है, नहीं होती है? हाँ या ना? तो समझना पड़ेगा, इंडस्ट्री गलत नहीं है मेरे दोस्त, इंडस्ट्री गलत नहीं है। कुछ लोगों के फेल होने से धंधा या कोई भी इंडस्ट्री गलत नहीं हो जाता, इस इंडस्ट्री के साथ गलत किया गया है। तो मैं बोलता हूं, क्या बंदर बेचने के धंधे को आप डायरेक्ट सेलिंग बोल सकते हैं? लेकिन लोगों ने बोला है, और यह आपको समझना पड़ेगा। इंडस्ट्री में कैरियर बड़ा है, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि किस संस्था के साथ हम काम करें जहां पे हमारी बड़ी कैरियर बन सकती है, और उसकी पहचान इन 4 क्वालिटी से किया जा सकता है। यही बात आज तक हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलरों को पता नहीं चला, जिसकी वजह से हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलर यूज होते चले गए हैं। ये 4 चीज को आपको चेक करना पड़ेगा मेरे दोस्त, और आप, मैं बोलता हूं, चेक करो।